Hello everybody. Today's topic is eye. That is light sensitive organ. We can see any object in presence of light. हम लाइट की एब्सेंस में कुछ नहीं देख सकते हैं। और जितनी भी ऑर्गन हमारी बॉडी में होते हैं, ऑल सेंस ऑर्गन्स आर एनर्जी ट्रांसफॉर्मिंग ऑर्गन अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स दैट स्टेट्स energy cannot be created nor destroyed. It can only be transformed from one form to another. All sense organs in human body are energy transforming organ. Those convert energy from one type to ultimately into electric energy. Eye is energy transforming organ that converts light energy into electric energy. We can see any object in presence of light, but there are two factors essential of light to see any object. One is intensity of light. Intensity means number of rays. जिस समय आप ज्योग्राफी पढ़ेंगे तो शायद आपको बताया जाए कि 24 आवर्स में एक ड्यूरेशन ऐसा भी होता है जिसमें लाइट इंटेंसिटी मिनिमम होती है और उसी ड्यूरेशन को हम नाइट कहते हैं, जिसमें हम किसी भी ऑब्जेक्ट को नहीं देख सकते। अगर हमें किसी भी ऑब्जेक्ट को देखने की जरूरत होती है तो हम किसी भी आर्टिफिशियल सोर्स से लाइट इंटेंसिटी को बढ़ाते हैं, जैसे ट्यूबलाइट, टॉर्च, एलईडी बल्ब, CFL, lantern, candle, all these are artificial sources of light. Those increase light intensity during low intensity of light. So we cannot see in low intensity light. High intensity light में भी हम कुछ नहीं देख सकते। Like दोपहर के समय हम बाहर निकल करके डायरेक्टली सन को देखें तो हमें सन दिखाई नहीं देगा क्योंकि इंटेंसिटी बहुत ज्यादा है। तो वी कैन नॉट सी इन लो एंड हाई इंटेंसिटी लाइट। हम लो इंटेंसिटी लाइट और हाई इंटेंसिटी लाइट में कुछ नहीं देख सकते। सेकंड फैक्टर ऑफ लाइट इज वेवलेंथ। What is wavelength? Wavelength is a distance in between two successive crust or two successive tuff. ट्रफ और क्रस्ट के बीच में मिलने वाला जो एक डिस्टेंस है, सक्सेसिव ट्रफ या टू सक्सेसिव क्रस्ट के बीच में मिलने वाला डिस्टेंस वेवलेंथ कहलाता है। और जिस वेवलेंथ की प्रेजेंस में हम किसी भी ऑब्जेक्ट को देख सकते हैं उसकी रेंज 3.9 into 10 to the power -7 मीटर टू 7.8 into 10 to the power -7 मीटर होनी चाहिए। 3.9 into 10 to the power -7 मीटर, इट्स ए वेवलेंथ ऑफ वॉयलेट कलर। 7.8 into 10 to the power -7 मीटर, इट्स ए वेवलेंथ ऑफ रेड कलर। बाकी 5 कलर्स इनके बीच में एक डेफिनेट सीक्वेंस में होते हैं। इट्स डेफिनेट सीक्वेंस इज इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, जिनको हम VIBGYOR से रिप्रेजेंट करते हैं।
A definite sequence of colors is called spectrum. According to physics, color of any light is depend upon its frequency, determined by its frequency. कि किसी भी लाइट का कलर उसकी फ्रीक्वेंसी के द्वारा डिटरमाइन होता है। तो हम ये भी कह सकते हैं ए डेफिनेट सीक्वेंस ऑफ फ्रीक्वेंसी इज स्पेक्ट्रम। तो हम कुछ भी कह सकते हैं कि ए डेफिनेट सीक्वेंस ऑफ कलर्स और डेफिनेट सीक्वेंस ऑफ फ्रीक्वेंसी इज स्पेक्ट्रम। और जिस कलर की प्रेजेंस में हमें कोई ऑब्जेक्ट दिखाई देती है दैट इज कॉल्ड विजिबल स्पेक्ट्रम। तो वेवलेंथ ऑफ विजिबल स्पेक्ट्रम इज 3.9 इंटू 10 टू द पावर -7 मीटर टू 7.8 इंटू 10 टू द पावर -7 मीटर। इससे कम या इससे ज्यादा वेवलेंथ वाली लाइट में हम कुछ भी नहीं देख सकते। अगर वेवलेंथ 3.9 से कम है तब इसे आप अल्ट्रा वायलेट रेज कहेंगे। तो अल्ट्रा वायलेट रेज आर लाइट रेज दोज हैव फ्रीक्वेंसी लेस देन 3.9 इंटू 10 टू द पावर -7 मीटर। अगर वेवलेंथ 7.8 से अधिक है तो इसे इंफ्रारेड रेज कहेंगे। तो वेवलेंथ ऑफ इंफ्रारेड रेज इज मोर देन दैट ऑफ 7.8 इंटू 10 टू द पावर -7 मीटर। अल्ट्रावायलेट रेज और इंफ्रारेड रेज इनकी प्रेजेंस में हमें कोई ऑब्जेक्ट दिखाई नहीं देता है, इसलिए अल्ट्रा वायलेट और इंफ्रारेड को हम कलेक्टिवली इनविजिबल लाइट कहते हैं या इनविजिबल स्पेक्ट्रम। लेकिन इनका यूज हम डिफरेंट फील्ड में कर लेते हैं। अल्ट्रावायलेट रेज यूज टू डिस्ट्रॉय माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन ड्रिंकिंग वाटर। पीने वाले पानी में जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट होते हैं लाइक बैक्टीरिया, वायरस या फिर प्रोटोजा, उनके जेनेटिक मटेरियल को स्प्लिट कर देता है, ये तोड़ देता है, जिससे माइक्रो ऑर्गेनिज्म रिप्रोडक्शन नहीं होता, उनकी जनरेशन आगे नहीं बढ़ती है, अल्टीमेटली पानी इन्फेक्शन फ्री हो जाता है। तो अल्ट्रावायलेट रेज डिस्ट्रॉय माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट इन ड्रिंकिंग वाटर बाय स्प्लिटिंग देयर जेनेटिक मटेरियल। हमने आपको पिछले टॉपिक में बताया था कि ड्रिंकिंग वाटर को हम आरओ प्रोसेस से भी प्योर करते हैं, लेकिन उसमें हम इंप्योरिटीज को रिमूव करते हैं। अल्ट्रावायलेट रेज के द्वारा हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म के जेनेटिक मटेरियल को स्प्लिट करके उनको डिस्ट्रॉय कर देते हैं। इसके अलावा एक प्रोसेस और भी की जाती है, ओजोनेशन। कभी आप देखेंगे ड्रिंकिंग वाटर जिस बोतल में मिलता है 15 रुपए या 20 रुपए लीटर, उसमें वो सारी प्रोसेस लिखी होती हैं जिन प्रोसेस से उसको प्योर किया गया है, लाइक आरओ, यूवी, ओजोनेशन, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, यूएफ। तो अल्ट्रा फिल्ट्रेशन से मतलब है फिल्ट्रेशन, रिपीटेड फिल्ट्रेशन। ओजोनेशन, ओजोन गैस पास कराई जाती है। अल्ट्रावायलेट रेड ट्रीटमेंट से
माइक्रो ऑर्गेनिज्म को डिस्ट्रॉय कराया जाता है। यानी ओजोनेशन और अल्ट्रावायलेट रेडिएशन से माइक्रो ऑर्गेनिज्म को डिस्ट्रॉय किया जाता है, जबकि आरओ प्रोसेस से इंप्योरिटीज को रिमूव किया जाता है और इस तरह से पीने का पानी प्योर करते हैं हम लोग। इंफ्रारेड रेस, इनका यूज किया जाता है रिमोट कंट्रोलिंग में। व्हाट इज रिमोट कंट्रोलिंग? कंट्रोलिंग फ्रॉम डिस्टेंस विदाउट एनी वायर इज रिमोट कंट्रोलिंग। सिंपली हम डिफाइन कर देते हैं कि रिमोट कंट्रोलिंग क्या है? कंट्रोलिंग फ्रॉम डिस्टेंस विदाउट एनी वायर विद द हेल्प ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेव्स। अगर हमें शॉर्ट डिस्टेंस से कंट्रोल करना है, जैसे कि टीवी है, एसी है, म्यूजिक सिस्टम है, तो हम इंफ्रारेड रेज का यूज करते हैं। तो इंफ्रारेड रेज यूज्ड इन रिमोट कंट्रोलिंग फॉर शॉर्ट डिस्टेंस, लाइक टू कंट्रोल एसी, टीवी, म्यूजिक सिस्टम। और जब हम लॉन्ग डिस्टेंस से कंट्रोल कराते हैं तो हम इंफ्रारेड का यूज नहीं करते हैं, हम उनकी जगह यूज करते हैं माइक्रोवेव्स। दैट्स ए टाइप ऑफ रेडियो वेव्स। जैसे हमें सैटेलाइट को कंट्रोल करना है तो फिर हम माइक्रोवेव्स का यूज करते हैं। तो रिमोट कंट्रोलिंग मींस कंट्रोलिंग फ्रॉम डिस्टेंस विदाउट एनी वायर विद द हेल्प ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेव्स। शॉर्ट डिस्टेंस के लिए इंफ्रारेड, लॉन्ग डिस्टेंस के लिए माइक्रोवेव्स। तो इंफ्रारेड रेस का यूज हम एसी, टीवी, म्यूजिक सिस्टम को डिस्टेंस से कंट्रोल करने में करते हैं। इसके अलावा नाइट विजन कैमरा, जो गवर्नमेंट के द्वारा पब्लिक प्लेस पर कैमरे लगाए जाते हैं, लाइक रोड क्रॉसिंग पर, वो सब नाइट विजन कैमरा होते हैं। यानी रात के समय भी वो वीडियोग्राफी या फोटोग्राफी कर लेते हैं, तो उनमें इंफ्रारेड रेज का यूज किया जाता है। तो इंफ्रारेड रेज यूज इन रिमोट कंट्रोलिंग एंड नाइट विजन कैमरा। अल्ट्रावायलेट रेज यूज टू डिस्ट्रॉय माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट इन ड्रिंकिंग वाटर बाय द स्प्लिटिंग देयर जेनेटिक मटेरियल। तो हमको किसी भी ऑब्जेक्ट को देखने के लिए लाइट चाहिए, और लाइट के भी दो फैक्टर, वन इज इंटेंसिटी ऑफ लाइट एंड सेकंड इज वेवलेंथ ऑफ लाइट। इंटेंसिटी मींस नंबर ऑफ रेज, वेवलेंथ मींस ए डिस्टेंस इन बिटवीन टू सक्सेसिव क्रस्ट और टू सक्सेसिव ट्रफ। अब इसी आई के स्ट्रक्चर को अगर हम देखें, ह्यूमन आई एक छोटे से बॉल की तरह होती है जिसको हम आई वॉल कहते हैं, और इसी आई वॉल को हम अगर किसी चाकू या ब्लेड से बीच में से काट के और साइड से देखें तो इसमें हमें 3 लेयर दिखाई देती हैं। देयर आर 3 लेयर्स इन ह्यूमन आई। आउटर मोस्ट लेयर इज sclerotic that become transparent and bulging in front of eye. This transparent and bulging part is called cornea. Cornea is a transparent and bulging part of sclerotic, and sclerotic is the outermost layer in human eye. आई डोनेशन में कॉर्निया का ही ट्रांसप्लांटेशन होता है, कभी भी पूरी आई ट्रांसप्लांट नहीं होती है, वन थिंग। एंड सेकेंड इज कॉर्निया हैव नो ब्लड सप्लाई, हेंस कैन बी ट्रांसप्लांटेड इन एनी पर्सन ऑफ डिफरेंट ब्लड ग्रुप्स। अकॉर्डिंग टू मेडिकल साइंस, organ can be transplanted into same blood group persons, but कॉर्निया के केस में ऐसा जरूरी नहीं होता,
कि किसी भी ब्लड ग्रुप वाले पर्सन की कॉर्निया को किसी भी ब्लड ग्रुप वाले पर्सन में ट्रांसप्लांट किया जा सकता है। उसका रीजन केवल इतना ही है कि इसमें ब्लड सप्लाई नहीं होती, और ब्लड सप्लाई नहीं होती तो इसमें एंटीजन को क्लासिफाई, ब्लड ग्रुप को क्लासिफाई करने वाली एंटीजन प्रेजेंट ही नहीं होती हैं। इसलिए किसी भी पर्सन की कॉर्निया को किसी भी ब्लड ग्रुप वाले पर्सन में ट्रांसप्लांट कर दिया जाता है। सेकंड लेयर, second layer is choroid or middle layer. This choroid forms an aperture behind cornea. This aperture is called pupil, surrounded by iris. अगर आप आंख को सामने से देखें तो आंख का जितना भी ब्लैक पोर्शन आप देख रहे हैं, मैं इलाज करके दिखा रहा हूं आपको, इसके अंदर एक सर्कुलर पार्ट और भी दिखाई देता है। यही सर्कुलर पार्ट एक एपर्चर है, कहलाता है पुपिल। और इसके जो सराउंडिंग है, यही कहलाती है आइरिस। आइरिस के कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन से पुपिल का डायमीटर कम और ज्यादा होता है। देखें कि अगर हम इनको आइरिस मान लें और ये बीच में पुपिल है, तो जिस समय पुपिल में कॉन्ट्रैक्शन होता है, आइरिस में कॉन्ट्रैक्शन होता है, पुपिल का डायमीटर बढ़ जाता है। आइरिस में रिलैक्सेशन से पुपिल का डायमीटर कम हो जाता है। तो बाय द कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन इन आइरिस, पुपिल डायमीटर्स वेरीज फ्रॉम लो डायमीटर टू हाई डायमीटर। जिस समय हम हाई इंटेंसिटी लाइट में होते हैं, पुपिल का डायमीटर कम हो जाता है, और हम लो इंटेंसिटी लाइट में होते हैं तो पुपिल का डायमीटर ज्यादा हो जाता है। इस तरह से लाइट इंटेंसिटी जो हमारे आंख में एंटर करती है वो रेगुलेट होती रहती है। तो पुपिल रेगुलेट्स लाइट इंटेंसिटी एंटर इन आई। और इस आइरिस में एक केमिकल भरा हुआ होता है, दैट इज कॉल्ड मेलेनिन। मेलेनिन इज ए पिगमेंट कहां कहां होता है ये हमारी स्किन में भी होता है, ये हमारे हेयर्स में भी होता है, ये हमारी आइरिस में भी होता है। एंड द क्वांटिटी ऑफ पिगमेंट डिटरमाइंस द कलर ऑफ स्किन, हेयर्स एंड आइरिस। जिस समय आप ज्योग्राफी पढ़ेंगे, ज्योग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ेंगे, आप तो देखेंगे कि हॉट रीजन एरिया में मिलने वाले लोगों का स्किन कलर डार्क होता है, हेयर्स भी ब्लैक होते हैं, आइरिस कलर भी डार्क होता है। लेकिन कोल्ड रीजन एरिया में रहने वाले लोगों का स्किन कलर लाइट होता है, हेयर कलर भी लाइट होता है और आइरिस कलर भी लाइट होता है। ये उनका क्लाइमेटिक एडॉप्टेशन है। और उसका रीजन केवल इतना होता है कि जो लोग ज्यादा समय तक हाई इंटेंसिटी लाइट में रहते हैं उनमें मेलेनिन फॉर्मेशन अधिक होता है, जिसके कारण स्किन कलर डार्क हो जाता है, हेयर कलर भी डार्क होता है और आइरिस कलर भी डार्क हो जाता है, क्योंकि वो लाइट को इजीली रिफ्लेक्ट कर देते हैं। तो बॉडी के अंदर लाइट एब्जॉर्ब नहीं हो पाती, बॉडी टेम्परेचर मेंटेन रहता है।
आइरिस में भी पिगमेंट होता है मेलेनिन। इसी की क्वांटिटी आंखों के रंगों का डिटर्मिनेशन करती है। द क्वांटिटी ऑफ पिगमेंट प्रेजेंट इन आइरिस डिटरमाइंस द कलर ऑफ आई। जिनके आइरिस में मेलेनिन अधिक होगा उनका कलर डार्क होता है, कम होगा ग्रीन और भी कम होगा ब्लू और भी कम होगा तो ब्राउन, और अगर नहीं होता है तो फिर यह आइरिस ट्रांसपेरेंट हो जाती है और फिर यहां आंख में एक लिक्विड भरा हुआ होता है, अभी बताते हैं, विट्रस फ्लूइड, उसका कलर दिखाई देता है पिंक या रेड। जैसे कि सफेद खरगोश अगर आपने देखा हो उसकी आंखें तो एकदम डार्क ओ पिंक या रेड होती है, तो उसमें आइरिस में पिगमेंट नहीं होता है मेलेनिन। थर्ड लेयर इज रेटिना। Image is formed on retina, that is small, inverted and real. Image that is formed on retina is small than object inverted and real। लेकिन ऑब्जेक्ट को उसके एक्चुअल साइज में करके दिखाना और सीधा करके दिखाना ये हमारे आंख की नहीं बल्कि हमारे ब्रेन की स्पेशलिटी होती है, क्योंकि सारी की सारी इंफॉर्मेशन ब्रेन को ऑप्टिक नर्व्स के द्वारा ट्रांसफर कर दी जाती हैं। आइरिस के कॉर्निया के ठीक ऊपर एक ट्रांसपेरेंट लेयर होती है, दैट इज कॉल्ड कंजक्टिवा। कंजक्टिवा इज ए ट्रांसपेरेंट लेयर दैट सराउंड्स द कॉर्निया एंड प्रिवेंट्स आई फ्रॉम इंफेक्शन। ये आंख को इंफेक्शन से बचा रही है, लेकिन कभी कभी इसी कॉर्निया में कंजक्टिवा में इंफेक्शन हो जाता है, स्वेलिंग हो जाती है, पेन होता है, रेडनेस हो जाती है, तब इसी डिसीज को कंजक्टिवाइटिस कह देते हैं। तो कंजक्टिवाइटिस इज ए इंफेक्शनल डिसीज related with eye in which conjunctiva become infected and red, पेन होने लगता है, स्वेलिंग हो जाती है, इसी को आई फ्लू या कंजक्टिवाइटिस कह देते हैं, या इसको सिंपली आप आंख का आना कह देते हैं, जो कि रेनी सीजन में बहुत अधिक होता है। पुपिल के ठीक पीछे बाई कॉन्वेक्स लेंस होता है। एंड दिस बाइकॉन्वेक्स लेंस अल्टीमेटली अटैच्ड विद सीलियरी मसल्स। बाइकॉन्वेक्स लेंस और कॉर्निया के बीच में एक लिक्विड भरा हुआ होता है। This liquid is called aqueous
ह्यूमर। लेंस और रेटिना के बीच में भी एक लिक्विड भरा हुआ होता है, दैट इज कॉल्ड विट्रस फ्लूइड। विट्रस फ्लूइड प्रोवाइड्स शेप टू आई वॉल। filled in between lens and retina. Aquasimmer filled in between lens and cornea and provides nutrients to lens and cornea. और इस एक्वासिमर का फॉर्मेशन विटामिन ए से होता है। एक्वासिमर प्रोड्यूस्ड बाय विटामिन ए। जो लोग विटामिन ए कम खाएंगे, एक्वासिमर का फॉर्मेशन कम होगा, लेंस और कॉर्निया को प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं मिल पाता है, ये सूखने लगती है, तब इससे एक डिसीज हो जाती है, दैट इज कॉल्ड जीरोप्थेल्मिया, जिसमें लेंस और कॉर्निया सूखने लगते हैं। तो लेंस एंड कॉर्निया बिकम ड्राई ड्यू टू द डिफिशियंसी ऑफ विटामिन ए। विटामिन ए प्रिवेंट्स जीरोप्थेल्मिया डिजीज, हेंस आल्सो नोन एज एंटी जीरोप्थेल्मिक विटामिन। विटामिन ए का एक नाम एंटी जीरोप्थेल्मिक विटामिन भी है, ध्यान रखिएगा। यह है आंख में मिलने वाले, हम लोगों में मिलने वाली आंख की एक सिंपल स्ट्रक्चर। outermost layer is sclerotic that become transparent and bulging in front of eye called cornea. In eye donation, only cornea part transplants. Second layer is choroid, जो कि कॉर्निया के ठीक पीछे एक एपर्चर बनाती है। ये एपर्चर पुपिल कहलाता है और इसके किनारे आइरिस कहलाते हैं। पुपिल के कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन से, आइरिस के कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन से पुपिल का डायमीटर कम या ज्यादा होता है। आंख में एंटर करने वाली लाइट इंटेंसिटी रेगुलेट होती है। थर्ड लेयर इज रेटिना, जिस पर कि इमेज फॉर्मेशन होता है और यह इमेज रियल होती है, इन्वर्टेड होती है, स्मॉल होती है। लेकिन हमको एक्चुअल साइज में देखना और सीधा करके देखना, यह ब्रेन की स्पेशलिटी होती है, आई की नहीं, क्योंकि सारी की सारी इंफॉर्मेशन ऑप्टिक नर्व्स के द्वारा ब्रेन को ट्रांसफर कर जाती हैं और ब्रेन इनकी एनालिसिस करके हमें ऑब्जेक्ट को उसके एक्चुअल साइज में करके दिखा देता है। बाइकॉन्वेक्स लेंस सिलेरी मसल से अटैच होता है, सस्पेंडेड पोजीशन में रहता है। लेंस और रेटिना के बीच में विट्रस फ्लूइड भरा हुआ होता है, जो कि आई वॉल को एक शेप प्रोवाइड करता है। इसी तरह से लेंस और कॉर्निया के बीच में भी एक लिक्विड भरा हुआ होता है, एक्वासिमर कहलाता है, जो कि लेंस और कॉर्निया को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है। कॉर्निया के ऊपर एक ट्रांसपेरेंट लेयर होती है, कंजक्टिवा कहलाएगी, जो कि आई को इन्फेक्शन से बचाती है। कभी कभी इसी कंजक्टिवा में इन्फेक्शन हो जाता है, स्वेलिंग हो जाती है, पेन होता है, रेडनेस हो जाती है। इसी डिसीज को कंजक्टिवाइटिस कह देते हैं। तो ये है हमारे आंख की एक सिंपल स्ट्रक्चर। दिस इज द इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन आई। इमेज इज फॉर्म्ड on retina, that is small, inverted and real, and image is formed by lens, that is biconvex. इमेज को फॉर्म करने का काम लेंस करता है, लेकिन इमेज रेटिना पर फॉर्म होती है। हम डिस्टेंस और नियर ऑब्जेक्ट एक ही टाइम पर क्लियरली देख लेते हैं। दिस इज कॉल्ड एकोमोडेशन पावर ऑफ आई। Capability to see near or far object at a time
is accommodation power of eye or lens in which its range minimum approximately 25 centimeter and maximum infinite। अगर हमारी आंख हेल्दी है, नॉर्मल है और उसमें कोई विजन डिफेक्ट नहीं है तो हम मिनिमम 25 सेंटीमीटर से लेकर के मैक्सिमम इनफाइनाइट तक की ऑब्जेक्ट को क्लियरली देख लेते हैं। यह है हमारी एकोमोडेशन रेंज फ्रॉम मिनिमम 25 सेंटीमीटर टू मैक्सिमम इनफाइनाइट। और एक ही समय पे हम पास और दूर की ऑब्जेक्ट को क्लियरली देख लेते हैं। दिस कैपेबिलिटी टू सी नियर और फार ऑब्जेक्ट क्लियरली इज एकोमोडेशन पावर ऑफ आई। और इसी में कोई अगर डिफेक्ट आ जाता है, कोई एबनॉर्मलिटी आ जाती है, तब इसी को हम आई डिफेक्ट और विजन डिफेक्ट कहते हैं। मीन्स अनेबिलिटी टू सी नियर और फार ऑब्जेक्ट क्लियरली ड्यू टू एनी एबनॉर्मलिटी इन एकोमोडेशन पावर ऑफ लेंस इज आई डिफेक्ट और विजन डिफेक्ट। जनरली इमेज रेटिना पर बनती है, लेकिन रेटिना पर ना बन करके या तो पहले बन जाए या उसके बाद में बने तो ऑब्जेक्ट क्लियर दिखाई नहीं देती है। इसी को हम आई डिफेक्ट या विजन डिफेक्ट कहते हैं। ये हैं मायोपिया और शॉर्ट साइटेडनेस और नियर साइटेडनेस, कि जब इमेज रेटिना से पहले बनता है तो हमें डिस्टेंस ऑब्जेक्ट क्लियरली दिखाई नहीं देती है। इसी को हम मायोपिया कहते हैं। व्हेन इमेज इज फॉर्म्ड बिफोर रेटिना ये यहां बनने लगे, कहीं भी इससे पहले जनरली यहां बनती है रेटिना पर, लेकिन रेटिना से पहले बनने लगे, यानी नियर टू लेंस। तो हम ये भी कह सकते हैं कि व्हेन इमेज इज फॉर्म्ड नियर टू लेंस एंड पर्सन इज अनेबल टू सी डिस्टेंस ऑब्जेक्ट क्लियरली। इमेज इज फॉर्म्ड बिफोर रेटिना और नियर टू लेंस। Person is unable to see distance object clearly। And can be corrected by the use of concave lens। यहां आपको चार बातें ध्यान में रखनी है। वन इज इमेज कहां पर बनी, ऑब्जेक्ट कहां की क्लियर दिखाई नहीं दी, आई डिफेक्ट का नाम क्या है और किस लेंस का यूज करके इसको दूर किया गया। तो इन मायोपिया इमेज इज फॉर्म्ड बिफोर रेटिना और नियर टू लेंस and person is unable to see distance object clearly and can be corrected by the use of concave lens। Second is hypermetropia और long sightedness और far sightedness।
ये मायोपिया का जस्ट अपोजिट। इमेज इज फॉर्म्ड behind retina, यानी ये यहां बनने लगे या यहां बनने लगे, यानी अवे फ्रॉम लेंस, फार फ्रॉम लेंस, लेंस से दूर बने। और फार फ्रॉम लेंस, एंड पर्सन इज अनेबल टू सी नियर ऑब्जेक्ट क्लियरली, एंड कैन बी करेक्टेड बाय द यूज ऑफ कॉन्वेक्स लेंस, यानी उसी तरह का लेंस जैसा हमारी आंख में नेचुरली मिलता है। इफ ए पर्सन इज सफरिंग फ्रॉम हाइपरमेट्रोपिया, ही इज अनेबल टू सी नियर ऑब्जेक्ट क्लियरली बिकॉज इमेज इज फॉर्म बिहाइंड रेटिना और अवे फ्रॉम लेंस, एंड कैन बी करेक्टेड बाय द यूज ऑफ कॉन्वेक्स लेंस। तो यहां पर भी चार बातें ध्यान में रखना है। पहला, इमेज कहां पर बनी। दूसरा, ऑब्जेक्ट कहां की क्लियर दिखाई नहीं दी। थर्ड, आई डिफेक्ट का नाम क्या है। एंड फोर्थ, किस लेंस का यूज करके इसको ठीक किया गया। एंड कैन बी करेक्टेड बाय द यूज ऑफ कॉन्वेक्स लेंस, यानी उसी तरह का लेंस जैसा हमारी आई में नेचुरली मिलता है। थर्ड इज प्रेस बायोपिया और ओल्ड एज साइट। जनरली ये 40 साल की उम्र के बाद होता है, और इसमें हाइपरमेट्रोपिया और मायोपिया दोनों एक साथ हो जाते हैं, यानी इमेज रेटिना से पहले भी बन सकती है, रेटिना के बाद भी बन सकती है। ये इस बात पर डिपेंड करता है कि ऑब्जेक्ट कहाँ की देखी जा रही है। अगर डिस्टेंस ऑब्जेक्ट देखते हैं तो इमेज रेटिना से पहले यानी लेंस के पास बनेगी, और अगर हम पास की वस्तु देखते हैं तो इमेज रेटिना के पीछे बनेगी। यानी व्हेन इमेज इज फॉर्म्ड आइदर बिफोर और बिहाइंड रेटिना, देन पर्सन इज अनेबल टू सी डिस्टेंस और नियर ऑब्जेक्ट क्लियरली एंड कैन बी करेक्टेड बाय द यूज ऑफ ए कॉम्बिनेशन ऑफ कॉन्वेक्स एंड कॉन्केव लेंस, जिसको हम बाइफोकल लेंस कह देते हैं। इमेज इज फॉर्म्ड either before or behind the retina, or near or away from lens, and person is unable to see distance and near object clearly, and can be corrected by the use of bifocal lens। बाइफोकल लेंस से मतलब है कि अगर आपने किसी ओल्ड पर्सन को देखा हो जो इस आई डिफेक्ट से सफ़र कर रहे हैं, उनके चश्मे के लेंस अगर आपने देखे हों तो वो या तो इस तरह के होते हैं या इस तरह के होते हैं। ऊपर वाले लेंस हमेशा कॉनकेव और नीचे वाले लेंस हमेशा कॉन्वेक्स होता है।
अलग अलग फोकल लेंथ होती हैं, दो लेंस हैं, दोनों की दो फोकल लेंथ होती है, इसलिए इस कॉम्बिनेशन को बाई फोकल लेंस कहा जाता है। तो बाइफोकल लेंस मीन्स ए कॉम्बिनेशन ऑफ two different types of lens have different focal length, and the presbyopia can be corrected by the use of bifocal lens। यहां पर भी आपको चार बातें ध्यान में रखनी है। यदि इमेज कहां पर बनी, आइदर और बिफोर रेटिना, बिफोर और बिहाइंड रेटिना, अनेबल टू डिस्टेंस or near object clearly and can be corrected by the use of bifocal lens in presbyopia। तो चार बातें यहां पर भी आपको ध्यान देनी है। एंड फोर्थ इज एस्टिग्मेटिज्म। इसमें इमेज रेटिना पर ही बनती है। इमेज इज फॉर्म्ड ऑन रेटिना। ऑब्जेक्ट सीन क्लियरली, ऑब्जेक्ट क्लियर दिखाई देता है। तो फिर अंतर कहां से आया? अंतर आता है कि अगर ऑब्जेक्ट वर्टिकली है, इस तरह से है, तो इसे क्लियर तो दिखाई देगा, लेकिन वर्टिकल नहीं, लेकिन कर्व दिखाई देगा, बट कर्व्ड, क्लियर एंड कर्व्ड। यानी इमेज क्लियर दिखाई देगी, लेकिन स्ट्रेट नहीं, इस तरह से दिखाई देगी, स्पाइरल शेप्ड, एंड कैन बी corrected by the use of cylindrical lens। तो यहां पर भी आपको चार बातें ध्यान में देखनी है। इमेज कहां पर बनी? रेटिना पर ही बनती है। ऑब्जेक्ट किस तरह की दिखाई दी? क्लियर बट कर्व्ड, एंड कैन बी करेक्टेड बाय द यूज ऑफ सिलिंड्रिकल लेंस। एस्टिग्मेटिज्म आई डिफेक्ट। तो चार आई डिफेक्ट है। चारों आई डिफेक्ट में आपको चार चार पॉइंट ध्यान में रखने हैं, टोटल 16 पॉइंट्स। यानी इमेज कहां पर बनी, ऑब्जेक्ट कहां की क्लियर दिखाई नहीं दी, किस लेंस का यूज करके इसको करेक्ट किया गया, एंड किस टाइप का ये आई डिफेक्ट है। तो इन मायोपिया इमेज इज फॉर्म्ड बिफोर रेटिना, कैन बी करेक्टेड बाय द यूज ऑफ कॉनकेव लेंस, एंड पर्सन इज अनेबल टू सी डिस्टेंस ऑब्जेक्ट क्लियरली। In hypermetropia, image is formed behind retina, can be corrected by the use of convex lens, and person is unable to see near object clearly. In presbyopia, image is formed either before or behind retina, person is unable to see distance or near object clearly, and can be corrected by the use of bifocal lens. And in astigmatism, image is formed retina, object seen clearly but curved, and can be corrected by the use of cylindrical lens। myopia में कॉनकेव, हाइपरमेट्रोपिया में कॉन्वेक्स, प्रेसबायोपिया में बाइफोकल, एंड एस्टिग्मेटिज्म में सिलिंड्रिकल लेंस का यूज किया जाता है। यानी आई डिफेक्ट कैन बी करेक्टेड बाय यूज ऑफ प्रॉपर लेंस। इमेज रेटिना पर बनती है, और रेटिना में दो तरह की सेल्स होती हैं। देयर आर टू टाइप सेल्स आर प्रेजेंट इन रेटिना। टाइप्स ऑफ सेल्स इन रेटिना। There are two types of cells in retina. One is rods. These are rod shaped, and second
cones, these are cone shaped. Rods contain a chemical that is rhodopsin. Rhodopsin is a chemical filled in rhodopsin, and this filled in rods. This chemical is light intensity chemical, light intensity sensitive chemical that is filled in between in rods. Hence rods are light sensitive cells. rhodopsin का फॉर्मेशन रेटिनॉल से होता है. रेटिनॉल इज ए केमिकल नेम ऑफ विटामिन ए. जो लोग विटामिन ए कम खाएंगे, रोडोप्सिन का फॉर्मेशन कम होगा, लाइट इंटेंसिटी के प्रति सेंसिटिविटी कम होती चली जाती है, तब उनको एक डिसीज होती है दैट इज कॉल्ड निक्टेलोपिया और नाइट ब्लाइंडनेस. जनरली कॉल्ड रतौंधी. निक्टेलोपिया और नाइट ब्लाइंडनेस और रतौंधी. अनेबिलिटी टू सी इन डिम लाइट, यानी जिसमें एक नॉर्मल पर्सन तो देख सकता है लेकिन नाइट ब्लाइंड पर्सन नहीं देख सकता. तो नाइट ब्लाइंड का मतलब यह नहीं है कि अनेबिलिटी टू सी इन नाइट. नाइट में तो कोई भी नहीं देख सकता. तो नाइट ब्लाइंडनेस में अनेबिलिटी टू सी इन डिम लाइट ड्यू टू द डिफिशियंसी ऑफ विटामिन ए. ये विटामिन ए की डिफिशियंसी से होने वाला रोग है. सेकेंड, कोन्स. दीज आर कोन शेप्ड एंड सेंसिटिव टू कलर्स and are of three types. S cones, I cones and L cones. S cones are sensitive to blue color. Icons are sensitive to green color and alcons are sensitive to red color. And these are primary colors. Green, red, blue, GRB are primary colors. हमारी आंख इन तीन कलर के प्रति ही सेंसिटिव होती है, रेड, ग्रीन एंड ब्लू. अगर कोई पर्सन इनको पहचान नहीं पाता है या इनमें डिफ्रेंशिएट ना कर पाए, स्पेशली रेड और ग्रीन को डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाए, तब उसको एक डिसीज होती है दैट इज डाल्टनिज्म और कलर ब्लाइंडनेस. इट्स ए जेनेटिक डिसीज. मीन्स पेरेंट्स या एंसेस्टर को होती है तो ये बच्चों को भी हो जाती है. एंड जेनेटिक डिसीज कैन नॉट बी रिमूव्ड बाय एनी मेथड. इसे हम किसी भी मेथड से रिमूव नहीं कर सकते हैं. तो इन कलर ब्लाइंडनेस और डाल्टनिज्म, पर्सन इज अनेबल टू डिफरेंशिएट और रिकॉग्नाइज दीज प्राइमरी कलर्स, स्पेशली रेड एंड ग्रीन. उसे रेड कलर ग्रीन और ग्रीन कलर रेड दिखाई देता है. इसको ध्यान में रखिएगा. अब ये भी अगर डिफरेंशिएट नहीं कर पा रहे हैं, सॉरी रिकॉग्नाइज नहीं कर पा रहे हैं, तब इनको भी एक अलग अलग नाम दे दिया जाता है. ड्यूटेरोनोपिया.
अनेबिलिटी टू रिकॉग्नाइज ग्रीन कलर, या इसको ग्रीन कलर ब्लाइंडनेस भी कहते हैं। प्रोटेम्पिया, अनेबल टू रिकॉग्नाइज रेड कलर, रेड कलर ब्लाइंडनेस कहलाती है। ट्राइटेनोपिया, अनेबल टू रिकॉग्नाइज blue color, also known as blue color blindness. All these are collectively called color blindness. These are the genetic disease. Person is unable or recognize these primary colors. All mammals, जितने भी mammals होते हैं, mammals means animals those have mammary glands are mammals. All mammals are colorblind, means cannot recognize primary colors, like buffalo, cow, dog, lion, rabbit, elephant, deer, camel. All these mammals cannot recognize colors except human, rat, monkey, langur, and ape man. These mammals can recognize primary colors, identify primary colors. इसके अलावा जितने भी मैमल्स होते हैं वो कलर्स को डिफरेंशिएट या रिकॉग्नाइज नहीं कर पाते हैं। एपमैन में गिब्बन, गोरिल्ला, ओरंगूटन, चिंपैंजी। देयर आर ओनली 4 एपमैन इन द वर्ल्ड। ध्यान रखिएगा, पूछ लेते हैं कभी कि विच वन फॉलोइंग इज नॉट एपमैन या विच वन फॉलोइंग इज एपमैन। तो दीज आर ओनली 4 एपमैन इन द वर्ल्ड। इन दीज 4 एपमैन, गिब्बन इज ओनली 1 एपमैन दैट इज फाउंड इन इंडिया इन नेचुरल हैबिटेट। आर्टिफिशियल हैबिटेट में तो आपको चारों मिल जाएंगे, लाइक इन जू। तो गिब्बन इज ओनली 1 एपमैन दैट इज फाउंड इन इंडिया इन नेचुरल हैबिटेट। अब ये इंडिया में कहां मिलेगा? इन नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स, और नॉर्थ ईस्ट स्टेट में जोरहट फॉरेस्ट नियर टू गुवाहाटी, असम। तो गिब्बन इज ओनली 1 एपमैन दैट इज फाउंड इन इंडिया इन नेचुरल हैबिटेट इन नॉर्थ ईस्ट स्टेट इन जोरहट फॉरेस्ट नियर टू गुवाहाटी, असम। इसके अलावा बाकी जितने हैं गोरिल्ला, ओरंगूटन या चिंपैंजी, ये आपको आर्टिफिशियल हैबिटेट में देखने को मिलेंगे, यानी चिड़ियाघर में। बुल भी कलर को आइडेंटिफाई नहीं कर सकता। ये एक मिसकॉन्सेप्शन है कि बुल रेड कलर का कपड़ा देख करके भड़क जाता है, ऐसा नहीं होता। वो रेड कलर डार्क दिखाई देता है, इसलिए डार्क कलर देख करके वो एक्साइट हो जाता है, रेड कलर देख करके नहीं। हमारी आंख में जो ग्लैंड्स मिलती हैं
these are, one is tear gland और lacrimal gland. Tear gland secrete tears. इन टीयर्स में वाटर होता है, साल्ट्स होते हैं. ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ साल्ट्स, टेस्ट ऑफ टीयर्स इज साल्टी. और एक एंजाइम होता है लाइसोजाइम, दैट इज एंटी इन्फेक्शन एंजाइम. और ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ लाइसोजाइम, टीयर्स प्रिवेंट आई फ्रॉम इन्फेक्शन. कभी आपने ध्यान दिया हो कि आंख में अगर कोई इन्फेक्शन हो जाता है तो टीयर्स बहुत ज़्यादा निकलते हैं, जिसके कारण इन्फेक्शन हुआ है, चाहे वो बैक्टीरिया हो, वायरस हो या फिर प्रोटोजोआ, उसको आंख से बाहर निकालने के लिए आंसू बहुत अधिक बहते हैं. सेकेंड इज मीवोमियम ग्लैंड. Meibomium gland secrete a wax-like substance called meibomium. It's a wax-like substance, and this meibomium prevents eye from dryness. आंख को सूखने से बचाता है. दोनों का काम अलग अलग है. टीयर्स आंख को इन्फेक्शन से बचा रहे हैं और मीवोमियम ये आंख को सूखने से बचाता है. हम जो बार बार पलकें झपकते हैं ना, ये मीवोमियम को पूरी आंख पर फैलाने के लिए झपकते हैं, जिससे हमारी आंख हमेशा एक नम बनी रहती है. लुब्रिकेशन प्रोवाइड करता है इसको एक तरह से. ये रात को जब हम सो जाते हैं, पलकें नहीं झपकते हैं और सुबह के समय जब सो करके उठते हैं तो यहां पर एक ग्रीनिश येलो कलर का बैक लाइक सब्सटेंस डिपॉजिट होता है, वही मीवोमियम है जो हमारी आंख को सूखने से बचाता है. आई डिसीजेस. कंजक्टिवाइटिस और आई फ्लू. आई स्ट्रक्चर में हमने आपको बताया था कंजक्टिवा जो कि कॉर्निया को कवर किए हुए है, ये ट्रांसपेरेंट लेयर होती है और ये आंख को इन्फेक्शन से बचाती है. और इसी में कभी कभी इन्फेक्शन हो जाता है तब ये रेड हो जाती है, स्वेलिंग हो जाती है, पेन होता है. इसी को कंजक्टिवाइटिस कहते हैं, यानी स्वेलिंग, रेडनेस
एंड पेन इन कंजक्टिवा ड्यू टू इन्फेक्शन is conjunctivitis. Conjunctivitis is a infectious disease. जनरली ये रेनी सीजन में होता है। जितनी भी इन्फेक्शनस डिसीज हैं रेनी सीजन में बहुत अधिक होती हैं, क्योंकि रेनी सीजन में जो पैथोजेंस होते हैं, बैक्टीरिया, वायरस या प्रोटोजोआ, उनको ग्रो करने के लिए, उनको रिप्रोड्यूस करने के लिए कंडीशंस फेवर में होती हैं, यानी फेवरेबल कंडीशन मिल जाती हैं, लाइक टेम्परेचर 35 और 25 टू 35 डिग्री सेल्सियस एंड ह्यूमिडिटी, और ये कंडीशन उनको रेनी सीजन में मिल जाती हैं। इसलिए रेनी सीजन में इन्फेक्शनल डिसीज बहुत ज्यादा होती है। नेक्स्ट इज कलर ब्लाइंडनेस, और डाल्टनिज्म, अनेबिलिटी टू सी, unability to recognize and differentiate प्राइमरी कलर्स। प्राइमरी कलर्स को या तो पहचान नहीं पाए या उनको डिफरेंशिएट नहीं कर पाए, इसी ही कलर ब्लाइंडनेस है, और ये एक जेनेटिक डिसीज है। मतलब पेरेंट्स या एंसेस्टर्स को होती है तो बच्चों में भी हो जाती है। नाइट ब्लाइंडनेस, अनेबिलिटी टू सी इन डिम लाइट, यानी जितनी लाइट में एक नॉर्मल पर्सन तो देख सकता है लेकिन नाइट ब्लाइंड पर्सन नहीं देख सकता, जैसे शाम के समय या सुबह के समय, मॉर्निंग और इवनिंग। इट्स ए न्यूट्रिशनल डिफिशियंसी डिसीज ड्यू टू डिफिशियंसी ऑफ विटामिन ए। नेक्स्ट इज जीरोप्थेल्मिया, लेंस और कॉर्निया के बीच में एक लिक्विड भरा हुआ होता है, एक्वासीमर कहलाता है, और यह लिक्विड लेंस और कॉर्निया को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है, और इस एक्वासीमर का फॉर्मेशन विटामिन ए से होता है। जो लोग विटामिन ए कम लेंगे उनमें एक्वासीमर का फॉर्मेशन कम होगा, लेंस और कॉर्निया को प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं मिल पाएगा और लेंस और कॉर्निया सूखने लगते हैं। इसी डिसीज को जीरोप्थेल्मिया कहते हैं, यानी ड्राइनेस इन लेंस एंड कॉर्निया ड्यू टू डिफिशियंसी ऑफ विटामिन ए। तो ये भी विटामिन ए से हो रहा है, तो ध्यान में रखिएगा विटामिन ए से ये दो डिसीज होती हैं आंखों में, वन इज नाइट ब्लाइंडनेस एंड सेकंड इज जीरोप्थेल्मिया। तो विटामिन ए इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट विटामिन फॉर आई। यहां ये टीयर ग्लैंड्स को एक्टिवेट करने के लिए भी विटामिन ए चाहिए, तो विटामिन ए एक्टिवेट्स टीयर ग्लैंड। जन्म के लगभग 2 से 3 महीने के बाद ये टीयर ग्लैंड्स एक्टिवेट होकर के टीयर्स का सिक्रेशन करती हैं। अगर आपने कभी देखा हो 1-1.5 महीने का बच्चा रोता तो बहुत है लेकिन उसके आंसू नहीं निकलते हैं, क्योंकि टीयर ग्लैंड्स एक्टिवेट ही नहीं होती हैं, और टीयर ग्लैंड्स को एक्टिवेट होने के लिए विटामिन ए चाहिए। अगर बच्चा हॉस्पिटल में पैदा होता है तो उसको सबसे पहले जो ड्रॉप दी जाती है वो विटामिन ए की ही होती है, ध्यान रखिएगा। तो विटामिन ए
टीयर ग्लैंड्स को एक्टिवेट करती है और टीयर ग्लैंड से टीयर सीक्रेट होते हैं जो कि आंख को इन्फेक्शन से बचाते हैं। इसलिए विटामिन ए को एक नाम एंटी इन्फेक्शन विटामिन भी कहा जाता है। तो विटामिन ए के कई नाम हैं। रेटिनॉल इट्स ए केमिकल नेम, एंटी ज़ीरोफ्थैल्मिक विटामिन ड्यू टू इट प्रिवेंट्स ज़ीरोफ्थैल्मिक डिसीज इन आई। एंटी इन्फेक्शन विटामिन, इट प्रिवेंट्स इन्फेक्शन in eye due to by the secretion of tears. Next is cataract, generally called मोतियाबिंद। हमारी आंख में ये जो लेंस होता है, लेंस ट्रांसपेरेंट होता है, लेकिन किसी कारण से जब इस पर फैट डिपॉजिट हो जाती है तो इसकी ट्रांसपेरेंसी कम हो जाती है या खत्म हो जाती है। दिस इज डिपॉजिटेड फैट। तो लेंस बिकम ट्रांसलूसेंट और ओपेक ड्यू टू द डिपोजिशन ऑफ फैट इन कैटरैक्ट। कैटरैक्ट में आंख का जो पार्ट इफेक्टेड होता है दैट इज लेंस बाय द डिपोजिशन ऑफ फैट। आंख में यूज होने वाली टेक्निक्स यूज्ड इन मेडिकल साइंस रिलेटेड विद आई। फैको emulsification, generally called Faco method। हमने बताया था कि लेंस पर फैट डिपॉजिट हो जाने से लेंस की ट्रांसपेरेंसी या तो खत्म हो जाती है या कम हो जाती है और ऑब्जेक्ट क्लियरली दिखाई नहीं देता या दिखाई ही नहीं देता। तब डिपॉजिटेड फैट को लेजर जो स्पेसिफिक लाइट रेज हैं उनसे रिमूव किया जाता है और लेंस फिर से ट्रांसपेरेंट हो जाता है। तब इसी टेक्निक को फैको इमल्सिफिकेशन कहते हैं, यानी रिमूवल ऑफ डिपॉजिटेड फैट फ्रॉम लेंस with the help of laser। जब लेजर का यूज मेडिकल साइंस में नहीं होता था उस समय कैटरैक्ट हो जाता था तो लेंस को ही निकाल करके रिमूव कर दिया करते थे और उसकी जगह एक आर्टिफिशियल लेंस ट्रांसप्लांट किया जाता था जिसको IOL कहते हैं, इंट्रा ऑक्यूलर लेंस। means a lens that is transplanted inside the eye by the removal of natural lens। लेकिन अब इसकी कोई जरूरत नहीं पड़ती, लेजर के द्वारा डिपॉजिटेड फैट को ही डिसॉल्व कर देते हैं और लेंस फिर से ट्रांसपेरेंट हो जाता है। सेकंड, लेसिक लेजर बहुत कॉमन टेक्निक हो गई इस समय।
मायोपिया आई विजन है, आई डिफेक्ट है, जिसमें इमेज डिस्टेंस, जिसमें ऑब्जेक्ट डिस्टेंस की दिखाई नहीं देती है। हाइपरमेट्रोपिया, जिसमें पास की ऑब्जेक्ट क्लियर दिखाई नहीं देती है। या प्रेसबायोपिया, इनको रिमूव करने के लिए लेजर का यूज किया जाता है, तब इसी टेक्निक को लेसिक लेजर कहते हैं। यानी रिमूवल ऑफ मायोपिया, हाइपरमेट्रोपिया, प्रेसबायोपिया, with the help of laser। और इसमें करते क्या है, इसमें लेंस या कॉर्निया का जो कर्वेचर है उसी को ही इंप्रूव किया जाता है बाय द इंप्रूवमेंट of curvature of lens and cornea। दिस टेक्निक इज नोन एज लेसिक लेजर। आजकल बहुत कॉमन यूज हो रहे हैं लेसिक लेजर का भी और फेको इमल्सिफिकेशन का भी। तो ये टेक्निक जो मेडिकल साइंस में यूज हो रही है आई से रिलेटेड है, फेको इमल्सिफिकेशन एंड लेसिक लेजर। ये हो गया आई।